पतंजलि के अनुसार निम्न के फलस्वरूप पर शरीर प्रवेश संभव है। स्टेटमेंट से कर्म संस्कार की शिथिलता, सेकंड स्टेटमेंट है चित्त की गति का ज्ञान होने पर, थर्ड स्टेटमेंट है प्राणायाम, फोर्थ है मृत्यु। कूट आपके सामने है ABCD में, आप बताओ कि इसमें से आपको कौन सा कूट सही लगते हैं। क्या बताया गया इसमें? पतंजलि के अनुसार निम्न के फलस्वरूप पर शरीर में प्रवेश संभव होते हैं। तो पर शरीर में प्रवेश कब होती है? कर्म संस्कार जब शिथिल होती है, तो स्टेटमेंट 1 होंगे। मृत्यु का तो सर फर्स्ट और सेकंड। हाँ जी, मृत्यु के ऊपर कुछ बातें नहीं बताया गया है योग दर्शन में कि पर शरीर प्रवेश के साथ मृत्यु का कोई संबंध बताया नहीं गया है। प्राणायाम के ऊपर भी नहीं बताया गया, तो क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कर्म संस्कार की शिथिलता और चित्त की गति का ज्ञान होने पर शरीर में प्रवेश संभव होती है। जब आप लोगों ने पढ़े होंगे साधन पाद, विभूति पाद, ये सब आपने अच्छे से अध्ययन किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सारा आपको पता है कि उसमें बताया गया है इन सब चीज़ों के बारे में कि पर शरीर में प्रवेश के लिए क्या हो सकता है, हम कैसे पर शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन है पतंजलि के अनुसार स्वार्थ संयम से निम्न सिद्धि प्राप्त होती है। स्टेटमेंट से प्रातिभ एवं श्रावण, वेदन एवं आदर्श, आस्वाद एवं वार्ता, आस्वाद एवं स्वाद। अब इसमें से आपको बतानी है कौन सा कूट सही है। आपके सामने कूट है ABCD, आप बताओ कौन से कूट आपको सही लगता है। सर आस्वाद क्या हुआ? आस्वाद एवं श्रावण, सॉरी आस्वाद एवं वार्ता, आस्वाद एवं स्वाद। आस्वाद एक स्थिति होती है, कंडीशंस होते हैं। सर बी होगा। बी करेक्ट सर फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड। मुझे तो फर्स्ट और सेकंड लग रहा है सर। आपको फर्स्ट और सेकंड लग रहा है? थर्ड क्या बोला है? एवं श्रावण, वेदन एवं आदर्श, आस्वाद एवं वार्ता भी बताया गया है, कौन सी होगा? सी हो जाएगा इसका। अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। थर्टी नहीं होगा। स्वार्थ संयम से निम्न सिद्धि प्राप्त होती है। प्रातिभ एवं श्रावण, वेदन एवं आदर्श, आस्वाद एवं वार्ता। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अंतरा है। स्टेटमेंट से व्याधि, स्त्यान, संशय एवं प्रमाद। स्टेटमेंट सेकंड है आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन एवं अलब्ध भूमिकत्व। स्टेटमेंट थर्ड है अनवस्थितत्व और स्टेटमेंट 4 है उपरोक्त सभी। बताओ कौन से होंगे? सर उपरोक्त सभी। तो फिर ये आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है क्रिया योग के अभ्यास से होता है। स्टेटमेंट से विवेक ख्याति, समाधि भाव, कैवल्य प्राप्ति, क्लेश तनुकरण। अब बताओ क्रिया योग से हमें क्या मिलती है? सर सेकंड और फोर्थ। तो ऑप्शन कौन सा लेंगे आप? समाधि भाव, क्लेश तनुकरण। बिल्कुल, तो क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। क्रिया योग के अभ्यास से क्या होती है आपका? क्रिया योग जब हम करते हैं तो समाधि भाव होती है और क्लेश तनुकरण होती है, क्लेश कम हो जाती है। कैवल्य के ऊपर कुछ इसमें नहीं बताया क्रिया योग में, इसलिए ये नहीं होंगे। और आपका विवेक ख्याति के ऊपर भी नहीं बताया गया, तो ये भी नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सिद्धियाँ क्या है? स्टेटमेंट से अनिमा, गरिमा, लघिमा, अविद्या, अस्मिता, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित, वशित। सर ऑप्शन सी, पहला, तीसरा, चौथा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा जी सर, पहला, तीसरा, चौथा। मतलब अविद्या, अस्मिता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अनिमा, गरिमा, लघिमा तो होती है और आपका महिमा, प्राप्ति ये भी है, प्राकाम्य, इशित, वशित। आप जानते हो कि बजरंगबली अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनके पास ये 8 सिद्धियां हैं। तो कुछ सी सही होगा जो हम कल बात कर रहे थे। निम्न में से क्लेश कौन सी है? स्टेटमेंट से अविद्या, अस्मिता, प्रमाण विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, राग, द्वेष, अभिनिवेश। बताओ कौन से होंगे? फर्स्ट और फोर्थ। ए ऑप्शन। फोर्थ हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए ऑप्शन। क्योंकि क्लेश क्या होती है? अविद्या, अस्मिता और राग, द्वेष।
राग द्वेष अभिनिवेश। फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अक्लिष्ट वृत्तियाँ क्या होती है? अविद्या, अस्मिता पहला है, फिर आपका प्रमाण विपर्य, फिर आपका राग द्वेष अभिनिवेश, फिर आपका विकल्प निद्रा स्मृति। आप बताओ इनमें से कौन से कुछ करेक्ट होंगे? सर चारों ही होंगे। क्या बोला है? अविद्या, अस्मिता। क्या बोला? क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न में से अक्लिष्ट फर्स्ट है सर। अविद्या, अस्मिता। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश भी तो हुआ। तो बताओ ऑप्शन कौन से करेक्ट होंगे? जिसमें ए और सी। हाँ, फर्स्ट और सर ऑप्शन बी। आप ऑप्शन बी बोल रहे हो? बोला सर, है एक क्या? मिनट। अक्लिष्ट वृत्ति ए और सी सही है सर, ए और सी सही है, यानी कि बोला है कि निम्न में से अक्लिष्ट वृत्तियाँ कौन सी है? अक्लिष्ट सर प्रमाण अक्लिष्ट प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। बी एंड डी। तो कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? मुझे 3 Second बार बोलना and fourth। पड़ा। अच्छा, वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया और कुछ नहीं था। क्यों इतनी बार पढ़ चुकी है, इतनी बार बोल चुका हूँ। निम्न में से अक्लिष्ट वृत्तियाँ बोला, ये जितने एग्जाम में जाती है, एग्जाम में तो ऐसे ही करती है। निम्न में से अक्लिष्ट वृत्तियाँ क्या क्या बताएगा इसमें? अक्लिष्ट में क्या क्या होती है? आप इसको ऐसा कर लो, 1 2 3 और 4 कर लो। अब करो, क्या क्या बताएगा? प्रमाण विपर्य और विकल्प निद्रा स्मृतयः। सेकंड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में करने पड़ते हैं। आपको जो गलती होती है, सब जानते तो सब कोई है, किसने नहीं पढ़ा बोलो? ऐसा कोई है जो जिन्होंने नहीं पढ़ा? आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, लेकिन इसी जगह पे ट्विस्टिंग होती है, इसी को हमें प्रैक्टिस करने होते हैं। निम्न में से वैराग्य है पर एवं अपर स्टेटमेंट से, एकेंद्रिय एवं वशीकार संज्ञक, थर्ड स्टेटमेंट है बाह्य एवं आभ्यंतर, फोर्थ है विषयक्षेपी। सर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। डी ऑप्शन। वैराग्य डी क्या होती है ऑप्शन। आपका? पर वैराग्य अपर वैराग्य होती पर है, वैराग्य अपर बाह्य वैराग्य, एवं एकेंद्रिय और वशीकार संज्ञक। आभ्यंतर होती है। आपका बाह्य होती है और नहीं है, नहीं एकेंद्रीय और नहीं सर, ये नहीं है। हाँ। फर्स्ट और सेकंड डी ऑप्शन। ये तो प्राणायाम में आ गया, बाह्य और अभ्यंतर। एकेंद्रीय एवं वशीकार संज्ञक, यानी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, योग के बहिरंग साधन है स्टेटमेंट इसका से। सी होगा सर। सी होगा, देखते हैं। यम एवं आसन, धारणा एवं ध्यान, प्राणायाम एवं प्रत्याहार, ध्यान एवं समाधि। फिर आपके पास फर्स्ट इसका एंड statement थर्ड। है। तो क्या आ जाएगा? यम इसका एवं आपका? आसन, प्राणायाम एंड प्रत्याहार। फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन। यम आसन यह आपका क्या बाहर है, और प्राणायाम प्रत्याहार यह आपका बहिरंग होता है। क्योंकि धारणा ध्यान समाधि क्या होती है? अंतरंग होती है। तो धारणा ध्यान समाधि ये सब अंतरंग है। तो क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट एंड थर्ड। तो करेक्ट है, वेरी गुड। योग के अंतरंग साधन है स्टेटमेंट से, यम एवं नियम, आसन एवं प्राणायाम डी एवं होगा प्रत्याहार। डी है सर। योग के अंतरंग में कौन से होंगे? डी होंगे। धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, क्रिया योग के साधन है स्टेटमेंट से, जप तप, स्टेटमेंट 2 है तप, स्टेटमेंट 3 है स्वाध्याय, फोर्थ है ईश्वर प्रणिधान। आप बताओ। सर सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी। बी है। सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो आप? क्रिया योग क्या होती है? जप तप और जब तक होती है कि नहीं होती है? सर तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। हाँ, तो जप नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? जप नहीं होगा तो पहला नहीं हो जाएगा। तप हो जाएगा, स्वाध्याय हो जाएगा, ईश्वर प्रणिधान हो जाएगा। समाधि है संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, पर एवं अपर, सबीज एवं निर्बीज। आप बताओ।
इसमें तो सर- चारों होगा। नहीं सर, पर एवं अपर नहीं होगा। इसी का ऑप्शन में आ रहा है ना, संप्रज्ञात रह संप्रज्ञात समाधि दो है, फर्स्ट सेकंड इसी एंड का फोर्थ, वेरिएशन है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सर, सी ऑप्शन होगा। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ हो जाएगा, राइट। राइट, पर और अपर नहीं आएगा। हाँ, ये पर अपर वैराग्य होता है, पर वैराग्य होती है, अपर वैराग्य होती है, समाधि नहीं होती है। हाँ जी सर। क्या होती है इसमें हम जानते हैं क्या, संप्रज्ञात समाधि होगी, असंप्रज्ञात होगी, सबीज और निर्बीज। लेकिन पर और अपर जो होती है ये आपका समाधि में नहीं आता। एग्जाम में आपका ऐसी जो है, देखो अभी ये बोल रहे थे ना कि पर अपर, इसी चीज से आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है सारे क्वेश्चंस को और इसके सारे ऑप्शंस को। एग्जाम में जानते सब कुछ हो, लेकिन इसी जगह जैसे आज अभी गलती हुआ तो ऐसी गलती होती है, और क्वेश्चन ठीक इसी पैटर्न पे ही होती है जिस पैटर्न पे अभी आप देख रहे हो। अगला क्वेश्चन आपका है, पतंजलि के अनुसार प्राणायाम है, सीक्वेंस है, बाह्य आभ्यंतर स्तंभवृत्ति, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। सर इसमें चारों आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड चारों थर्ड नहीं फोर्थ। है जी। बाह्य भी होती है, अभ्यंतर भी होती है, स्तंभवृत्ति भी होती है, और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी भी होती है। तो क्या हो जाएगा आपका, चारों ही हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार आसन से होता है दंडवाभिघात, दृढ़ता, सुख लाभ, वीर्य लाभ। बताओ कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा आपका कुछ सही होगा। डी होगा इसका भी। सर इसका फर्स्ट तो है द्वंद्वाभिघात और दृढ़ता भी है, बाकी थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा डाउट है। तो बी होगा इसका। आपको बी लग रहा है? सर मुझे तो फर्स्ट और सेकंड सही लग रहा है, थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा डाउट है, पर कूट नहीं है नीचे। लेकिन इसमें फर्स्ट सिर्फ फर्स्ट ही दिया हुआ है, फर्स्ट सुख लाभ आ सकते तो फर्स्ट। आपको ए बी सी डी में आपको अगर एग्जाम में देना होगा तो आप कौन सा अब में टिक करोगे, बताओ। सर मैं तो फिर फर्स्ट ही का करूंगी, ए ऑप्शन। ये ऑप्शन करोगे? ए ऑप्शन करूंगी, मेरे को तो वही सही लग रहा है पतंजलि के अनुसार। फर्स्ट के साथ देखो, ऑप्शन ए में वो खाली फर्स्ट है, ऑप्शन बी में फर्स्ट तो है ही, सेकंड फोर्थ है, ऑप्शन सी में फर्स्ट तो है ही, साथ में थर्ड है, ऑप्शन डी में फर्स्ट तो है, साथ में फोर्थ है। अब बताओ। सर ये सब नहीं है, सुख लाभ, वीर्य लाभ, दृढ़ता, फर्स्ट ही आएगा। फर्स्ट है? हाँ चलो बहुत अच्छे। वीर लाभ और सुख लाभ आसन से हो सकता कि हो, लेकिन पतंजलि ने जी ने नहीं बताया, महर्षि पतंजलि ने इसमें इस बारे में कुछ बताया नहीं है। प्रैक्टिकल में हो सकता है कि आपका आसन करोगे तो स्ट्रेचिंग होती है तो सुख लाभ तो होती है, लेकिन इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है। और कई आसन ऐसे होते हैं जिसमें हमें आपके शक्ति मिलती है, वीर्य मिलती है, लेकिन टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है तो हम इसको नहीं लेंगे। तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। रियल लाइफ में हो सकता है आपको मिले, लेकिन इसमें नहीं लेंगे। आसन से आपका दंदों के से दंडाभिघात के बारे में बताया गया है तो फर्स्ट तो होगा ही। दृढ़ता के बारे में टेक्स्ट में नहीं मेंशन है, लेकिन ऐसा तो रियल लाइफ में जानते हो कि आसन करने से शरीर आपको दृढ़ता होती है, लेकिन आपको इस पर नहीं लेना नहीं है क्योंकि पतंजलि और योग दर्शन में टेक्स्ट में ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू पतंजलि टेक्स्ट बुक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेरी गुड। ऐसे ही करने एग्जाम में, ऐसे आप लोग करने हैं। पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग के अंग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, षटकर्म, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मुद्रा, बंध, नादानुसंधान। सर फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होंगे। वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये आपका अष्टांग योग का पार्ट है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, कैवल्य है क्या होती है? मुक्ति, अपवर्ग, समापत्ति या समाधि। अब इसके बाद आपका चार कूट है। अब बताओ, ये ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं एग्जाम में? एक ठीक इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। कैवल्य क्या है? मुक्ति, अपवर्ग, समापत्ति, समाधि। बताओ कूट कौन से होंगे? सर समाधि। नहीं, नीचे आपका चार कूट है ना, चार में से बतानी है, ऑप्शन ये नहीं है। सर मुझे सेकंड और थर्ड लग रहा है, अपवर्ग एंड समापत्ति। यस। नहीं, एक मिनट,
इसका समाधि भी होगा और सर केवल पता ये नहीं। पूछा है ना, हम्म अपर और समाधि। समापत्ति। फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ लग रहा है, मतलब बी। बी लग रहा है। और किसी को, और कोई बताएं? सर मुझे तो सेकंड और थर्ड लग रहा है। आपको सेकंड और थर्ड लग रही है। पहली बात है कैबेला का मतलब क्या होती है आपका, एक होती है मुक्ति, एक होती है अपवर्ग, यही दो नाम होती है। ना तो समापत्ति होती है ना समाधि होती है। कैबेला का मतलब समाधि भी नहीं होती, समापत्ति भी नहीं होती। ऑप्शन ए करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड। इन नामों को याद रखेंगे, एग्जाम में आपको ये बहुत पूछे जाते हैं। कैबेला के आपका सिनोनिम्स क्या है, समानार्थी क्या है, मुक्ति है, अपवर्ग है, समापत्ति नहीं है, समाधि नहीं है। अभी आप लोग अपने अपने गलती क्या नोट किए, आप कुछ मिलता जुलता वर्ड में आप मतलब उलझ जाते हो। अभी आप क्या बोल रहे थे, किसी ने अगर आप बाई चांस इसमें सेकंड का ऑप्शन नहीं था ये वाले क्वेश्चन में, आसन पतंजलि के अनुसार आसन से क्या होती है, दंडा भिघात दृढ़ता, दृढ़ता के साथ ऑप्शन नहीं था क्योंकि फोर्थ है, फोर्थ में दृढ़ दिया है तो आपने सेकंड को अपने बी को आपने कट कर दिया। अगर ऑप्शन बी में खाली दो होता फर्स्ट और सेकंड तो आप उलझ जाते उसमें। इन्हीं सब जो समानार्थक जो शब्द के करीब आपका मिलता जुलता जो वर्ड है उसके साथ आपको वर्क करने पड़ेंगे। इसी में आप लोगों की ज़्यादा गलती हो रही है। जितनी गलती हुई है, अब जैसे इसमें देखो समाधि, समाधि में क्या था आपका, संप्रज्ञात समाधि होती है, असंप्रज्ञात समाधि होती है, सबीज होती है, निर्बीज होती है। लेकिन पर समाधि अपर संप्रज्ञात समाधि कुछ नहीं होती है। पर वैराग्य होती है, अपर वैराग्य होती है। ये जो टर्म्स के साथ आप लोगों को याद करनी है जिसमें आपको गलती हो रही थी। एग्जाम में आपको यही चीज़ पे काम करनी है। हमारा प्रैक्टिस का यही मकसद है कि इन सब चीज़ों पे आप वर्क करो, ऐसे ऐसे बात मतलब चीज़ों पे फाइन वर्क करो जिससे आपका अच्छा, सब कुछ जानते हो लेकिन इससे क्या होगा, गलतियां नहीं होगी, गलतियों से आप बहुत ज़्यादा निकल जाओगे। बिल्कुल आपने क्या बताया इसमें, आप लोगों ने क्या बताया, आप लोग क्या बोलोगे, मुक्ति होती है कैबल्य का मतलब, और अपवर्ग होती है, समापत्ति नहीं होती, समाधि नहीं होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होंगे। अगला समाधिपाद साधन, तो बहुत अच्छे से कर लोगे। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैबल्यपाद, इसके आप जानते हो। समाधिपाद में कितने सूत्र होती है? 51। तो एक के साथ क्या हो जाएगा? बी, आखिरी वाला ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप देखो कितने जल्दी पहुंच गए आंसर में ना। बाकी आप चेक कर लो, आपको पता ही है सारा चीज़ें जी कितनी कितनी होती है। आप जानते हो कि समाधिपाद में कितनी होती है आपका 51 होती है, विभूतिपाद कैबल्यपाद में 55 होती है, और विभूतिपाद और साधनपाद में 55 होती है, कैबल्यपाद में 34 होती है। तो कैबल्यपाद में क्या हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, और विभूतिपाद में 55 हो जाएगा, और साधनपाद में भी क्या हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। यहाँ पे आप मैच करा लो क्या क्या दिया इसमें। साधनपाद सेकंड के साथ क्या आपका सी है, तो भी कर सकते हो। साधनपाद सी है क्योंकि दोनों में 55 है, तो आप इसको ऐसा मैच करा दो। और विभूतिपाद में कितना होगा फिर आपका, विभूतिपाद का थर्ड में डी हो जाएगा, तो डी का आप ऐसे कर दो क्योंकि दोनों ही 55 होती है। बाकी तो आपको पता ही है सारा, बता दिए सारा। सूची 1 सूची 2, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। पहले में क्या है आपका, ज्ञेय वस्तु से मिथ्या ज्ञान, ये आपका पहले ऑप्शन में है। अविद्या के ज्ञान का आलंबन यथार्थ ज्ञान, वस्तु की अनुपस्थिति में शब्द ज्ञान, अनुभूत विषय का पुनः प्रकट होना। चिंकी जी बताओ आप, चिंकी जी आप बताना कि किसमें से जो आपको आता है उसके साथ मिलाओ पहले, क्योंकि आपको ये ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होती है ना। आप देखो करो जैसे बता रहा हूँ। सर ये जो प्रमाण है ना वो हाँ। यथार्थ ज्ञान में आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा। तो एक के साथ आपका फर्स्ट के साथ सी हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट के साथ सी कहाँ पर है, फर्स्ट के साथ सी, फर्स्ट के साथ सी कहाँ पर है देखो। सर एक की जगह है डी में। मिल गया आंसर आपको? हाँ जी। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही करनी थी। बहुत कठिन थे, बोलो आसान है कि कठिन है? आसान है जी। आप बाकी को मिला लो, जो आपको एक मिल गया बाकी को मिला लो। सेकंड क्या, विपर्य। विपर्य से क्या मिलती होती है, ज्ञेय वस्तु से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। हाँ इसका ये। फिर क्या है थर्ड, क्या विकल्प। विकल्प क्या बोलता है, वस्तु की अनुपस्थिति का शब्द ज्ञान। फिर क्या मिलता है आपको, निद्रा। निद्रा से क्या होती है, सर ये अभाव का आलम्बन। ज्ञान।
और स्मृति से क्या होती है, जो पहले आपने कुछ अच्छी चीज अनुभव किए होंगे उसको दोबारा याद। क्या दिक्कत है बोलो। अगर आपको नहीं भी आ रहा, आपने पहले आंसर निकाल लिया। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सुखी, दुखी, पुण्य, अपुण्य, उपेक्षा, मुदिता, करुणा, मैत्री। जो आपको आता है किसी एक से आप मैच कराओ कि मित्रता किससे करते हैं, या दुखी के साथ हम क्या करते हैं, करुणा किससे करते हैं, करुणा सर, दुखी के साथ करुणा करते हैं हम। और नहीं तो फिर उपेक्षा देख लो। उपेक्षा हम किसको इग्नोर करते हैं, किसको उपेक्षा करते हैं, अपुण्य वाले से। आप बोलो किसके साथ। आपका फोर्थ के साथ मैच कर गया ए, तो फोर्थ के साथ ए कहाँ कहाँ पर है, फोर्थ के साथ ए सर दो जगह है। दो जगह है, तो दो जगह कट गया, ये कट गया और ये कट गया। ये तो पता चल गया ना आपको, ये दोनों ऑप्शन जो आपको कट गया। रॉन्ग आंसर, एलिमिनेशन टेक्निक। अब देखो बी और सी में आपको चूज करनी है। पहला आप दोनों में डी है तो इसका चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता। सेकंड का या थर्ड का आपको चेक करनी है। सेकंड क्या बोला है, सेकंड बोला है दुखी। दुखी के साथ क्या करते हैं, करुणा करते हैं सर। तो दुखी के साथ करुणा मतलब क्या हो जाएगा, दुखी के साथ किसका हो जाएगा, मैच करेगा, सी हो गया करेक्ट। सी करेक्ट हो गया। ठीक, एक मिनट सर, दुखी सेकंड है ना, हाँ सी करेक्ट हुआ सर। बस हो गया, आपको आ गया। आप क्यों बोलते हो कि मुझे ये कठिन लगता है, आ तो क्या सारा। बाकी किसी को कोई अगर दिक्कत आती है तो मुझे आप कह सकते हो, बताओ। दुखी के साथ क्या हो जाएगा आपका, दुखी जो आपका थर्ड सेकंड नंबर पे है, क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, तो करुणा हो जाएगा। ये करुणा हो जाएगा। सुखी के साथ मैत्री हो जाएगा सर। सुखी के साथ क्या हो जाएगा, पुण्य के साथ मुदिता हो जाएगा। सुखी के साथ जो होगा आप मित्रता करोगे हमेशा, और पुण्य के साथ क्या करते हो, मुदिता हो जाएगा। मुदिता। जब पुण्य में आते हो उसके साथ आप अच्छे से मतलब बहुत प्यार से बहुत मतलब मुदिता करते हो। और अपुण्य का आप क्या करते हो, अपुण्य का आप उपेक्षा करते हो। मैच कर गया सर ऑप्शन सी। कितना आसान है बोलो, खाली ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर किसी और आप सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि इनको थोड़ी सी मतलब उसको मैच करने में दिक्कत होती है, तो मैंने उनसे मैच करवाया ताकि उनको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से चिंकी जी को। और किसी को सबको क्लियर है मेरे ख्याल से, किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगा। ये अगला पार्ट है आपका हेय, हेतु, हान, हानोपाय। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और सर हे मीन्स दुख, हेय, हेतु, हान, हानोपाय। हाँ, दुख निवृत्ति के हाँ, उपाय। हे मीन्स हो गया दुख, दुख हाँ, ऑप्शन आपका सूची 1 में है हेतु मीन्स हो गया दुख का कारण, हान ने दुख निवृत्ति, हानुपाय उपाय हो गया, और हानोपाय मतलब निवृत्ति। तो हेय सर बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। आप बोले अच्छे से आ गया ना, कितने जल्दी निकाल लिया। 10 सेकंड से ज्यादा समय लगा क्या, नहीं लगा ना। तो आप बताओ, ऑप्शन बी। इतने ज्यादा क्वेश्चंस अगर आपका आएगा एग्जाम में इसमें से इस टाइप के, और आपने 10 सेकंड में निकाल रहे हो, तो कितना अच्छे नहीं कर पाओगे। हेय के साथ क्या दुख हो जाएगा, दुख किस में साथ है आपका, ए में है कि डी में है, डी में है, तो ये कट गया आपका और ये कट गया। और फिर क्या बता आपका, देखो बी तो आप चेक करनी नहीं है क्योंकि बी दोनों में है। थर्ड का चेक करनी है, थर्ड क्या है, बी तो दोनों में है ना, ऑप्शन बी और सी में चेक करनी है। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में टाइम कैसे आप कम से कम लगाओगे, कैसे टाइम बचाओगे। बी को आपको चेक ही नहीं करनी है, सेकंड वाला पार्ट को, क्योंकि दोनों में बी दिया हुआ है, तो आप चेक नहीं हो पाएगा इससे। आपको चेक क्या करनी है, थर्ड और थर्ड का, तो थर्ड में क्या है, हाँ, तो थर्ड क्या है, सी होगा ना, थर्ड हन है ना। हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड मतलब क्या, हान दुख निवृत्ति होता है सर, दुख निवृत्ति, तो क्या हानोपाय दुख निवृत्ति का उपाय। बिल्कुल जी। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होंगे, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कितनी इजी हो गया। ऐसे जब आप एग्जाम में करोगे, आपको इस तरह का कूट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा और आए भी, आप देखिए जो एग्जाम दिए थे और आगे भी आएगा, कितनी जल्दी नहीं कर लोगे। अगला है आपका सूची में आपका 1 में हेय, हेतु, हान, हानोपाय, फिर से वही, लेकिन सूची 2 अलग है। भविष्यकालीन दुख, अविद्या, संयोग, अभाव, दृष्टा, दृश्य, संयोग, विवेक, ख्याति। जो आता है पहले से जोड़ो, जो आपको आता है पहले उसके साथ जोड़ो। सर हे का सी होगा, दृष्टा, दृश्य, संयोग।
अविद्या संयोग अभाव। 1 सेकंड से सोचो सोचो सोच के बताओ। फर्स्ट सर हे का जो होगा ना, आई थिंक अविद्या संयोग का अभाव होगा। पता नहीं, कंफर्म नहीं हूँ मैं तो। हाँ सर, हे का अविद्या संयोग अभाव ही होगा। ए का बी ऑप्शन है जी। और हेतु है दृष्टा दृश्य संयोग। यस। हाँ, हान है हनोपाय में भविष्य हान, यस, हान में भविष्य दुख हो जाएगा, हनोपाय में विवेक ख्याति हो जाएगा। हेय हेतु हान हानुपाय। हेय अगर नहीं सर, हान विवेक ख्याति होगा, हानोपाय भविष्यकालीन दुख होगा। एक बात बताओ, चलो मैं आप लोगों को थोड़ा इजी कर देता हूँ। हम जो क्रिया करते हैं योग दर्शन में और दूसरे जगह पे, हम क्या करते हैं, दुखों को, जो आने वाला दुख होती है उसको हम तनु करते हैं, तनु प्लेस करते हैं ना, हम कम करते हैं। तो तनु हम किसको कर सकते हैं, जो दुख आपका जिसको आप भोग चुके हो उसको कुछ कम कर सकते हो? आप तो आगे भोग ही चुके हो, उसको तो कुछ कर नहीं सकते। जो आप भोग रहे हो उसको आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो भविष्य में उसको कम कर सकते हैं। तो फिर हेय के साथ क्या हो जाएगा? भविष्यकालीन दुख। इसी को तो कम कर सकते हैं आप ना। तो क्या हो जाएगा आपका? ए के साथ ए का भविष्यकालीन दुख। ऑप्शन ए करेक्ट। फिर क्या आपका सेकंड? क्या आपका सर हेतु? सारे एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हेय मतलब जो होती है, जो दुख होती है उसको आप, हेय का मतलब क्या होती है, जो आपका आने वाला दुख है, तभी तो उसको हम तनु करते हैं। जो आपने योग दर्शन में पढ़े है ना कि आपका जो दुखों को, जो क्लेश को जो हम कम करते हैं, कौन सा क्लेश कम कर सकते हैं? जो फ्यूचर में आने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, पंडित जी बोलते हैं या किसी के पास जाते बोलते हैं तो कि आप जैसे ग्रह नक्षत्र आपका ऐसा हो सकता है, आप इसके लिए मछलियों को मतलब कुछ ना कुछ दो, या किसी को पानी दो, या किसी को मतलब किसी गरीबों को मदद करो, बोलते हैं ना। हम क्यों करते हैं कि ताकि इसके जरिए हमें जो ब्लेसिंग्स मिलेंगे, हमें जो अच्छे पॉजिटिव कर्म मिलेंगे वो काउंटर हो जाएगा, और हमें जो दुख मिलेंगे उसका मात्रा कम हो जाएगा। हो सकता है कि अगर हमें मतलब हमारा मृत्यु योग हो सकता है कि हमें हल्का सा कोई चोट लग के उसका हमें मतलब हमें निकल जाए। तो जैसे बड़ी कोई दुख आने वाला था, और बड़ी दुख की जगह पे हमें कोई छोटी दुख से हमें वो हमारा जो वो सेटल हो जाए। जैसा नहीं होता है, सरकार कभी नहीं बोलती किसी का, मान लो कि कोई बहुत बड़ा सा लोन बचा हुआ है तो सरकार नहीं बोलती ठीक है आप इसको माफ कर दिया, या आधा माफ कर दिया, या आपको 90% माफ कर दिया, तो ये छोटे में आप इसको आपको सेटल कर देते हैं। तो हेय मतलब क्या होती है, जो फ्यूचर में आने वाला दुख होती है उसको हम तनु कर सकते हैं। तनु क्लेश है ना पूरा, आपका सूत्र ही पूरा है। तो हेय मतलब क्या, भविष्यकालीन दुख हो जाएगा। फिर आपका क्या है हेतु? हेतु क्या होगा आपका? दृष्टा दृश्य संयोग, वो हेतु होती है। दृष्टा दृश्य संयोग, जब आप पतंजलि ये सूत्र को पढ़ोगे तो आपको इसमें पूरा सूत्र ही, इसमें दृष्टा दृश्य संयोग को क्या कहते हैं, उसको आपका हेतु से संबंध होती है। फिर क्या होती है हान? हान क्या होती है? हान मतलब विवेक ख्याति, तभी तो उसको उपाय करते हैं। किसको उपाय करते हैं? विवेक ख्याति पाने के लिए। हान का मतलब विवेक ख्याति होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, हान का उपाय करते हैं। तो विवेक ख्याति पाने के लिए हम कैसे हम करेंगे? तो हान का उपाय क्या होगा? विवेक ख्याति कैसे पा सकते हैं? अविद्या संयोग अभाव, क्योंकि अविद्या से क्या होती है, हमें दुख होती है। अविद्या का संयोग ही नहीं हो तभी तो हमको हान उपाय मिलेगा, मतलब हमें हान मिलेगा, मतलब विवेक ख्याति मिलेगा। विवेक ख्याति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारे पास अविद्या होता है। अविद्या का संयोग अगर नहीं होगा, यानी संयोग का अगर अभाव होगा, तो क्या हो जाएगा, वो हान का उपाय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये अविद्या संयोग अभाव। क्या बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। नहीं समझ आ गया? जी सर। ये अच्छा ट्रिक भी था और अच्छा क्वेश्चन भी था, और पहले मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे वाले मैथिंग मैंने देखा नहीं। क्या दिखा नहीं? इसका वाला जो पहले वाला क्वेश्चन था हेतु वाला, वो तो ऐसे देखा है, लेकिन इसमें ट्रिकी थोड़ा था ना। हाँ। तो इसका वाला मैचिंग नहीं देखा था, ऐसे मैच करने के लिए।
इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं और बहुत डेप्थ नॉलेज है। अभी तो हम पता है, अभी हम डिस्कस करें ना, आप लोगों को मतलब कंफर्ट लग रही है, लेकिन यही है कि एग्जाम में आ जाएगा ना, तो आप लोगों को करने के बाद ही बहुत सोचना पड़ेगा वहाँ पे कि कोई सर गलती ना अब हो जाए। ये भी तो हम लोग जो गेस कर रहे थे तो वो एकदम उलट हो गया ना, एकदम उलट हो गया। हम जो गेस कर रहे थे वो कहाँ हुआ है। हाँ, तो यार एकदम कोई हम गेस नहीं कर सकते हैं अगर ठीक नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस क्या हो जाती है और सब चीज़ें ठीक हो जाती है। अगला, क्लिष्ट वृत्ति, चित्त भूमि, अक्लिष्ट वृत्ति, अंतराय। सूची 1 में। सूची 2 में है आपका प्रमाण, अविरति, अस्मिता, विक्षिप्त। अब मिलाओ। सर ये बताऊं मैं, क्लिष्ट वृत्ति में आएगा अस्मिता, चित्त भूमि में आएगा विक्षिप्त, अक्लिष्ट वृत्ति में आएगा प्रमाण और अंतर आएगा अवृत्ति। अब बताओ तो एबीसीडी में कौन से होंगे कोट में? क्लिष्ट, अस्मिता, फर्स्ट का सी। सर सी ऑप्शन एक ही में है, सी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या बोला इसमें? क्लिष्ट वृत्ति। तो क्लिष्ट वृत्ति से क्या होती है आपका? ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अभी आप लोगों को लग रहा है लेकिन बहुत ट्रिकी है। चित्त वृत्ति से क्या होती है आपका? इसमें अस्मिता से संबंध होती है, याद रखना। फिर क्या आपका? चित्त भूमि। चित्त भूमि में क्या होती है? चित्त भूमि में आपका कौन से किसके साथ मैच करेगा? अविरति के साथ मैच करेगा। फिर क्या? अक्लिष्ट। नहीं सर, आवृत्ति के साथ नहीं, चित्त भूमि विक्षिप्त है ना सर, डी के साथ। हाँ, डी के साथ, विक्षिप्त के साथ मैच करेगा। क्लिष्ट वृत्ति जो है अस्मिता के साथ साथ मैच करेगा। चित्त भूमि किसके साथ मैच करेगा आपका? और विक्षिप्त के साथ, क्योंकि आपका चित्त भूमि क्या होती है? आपको पांच भूमि होती है, जिसको आपका व्यास भाष्य में दिया गया है, लेकिन पतंजलि में नहीं दिया है, और जो प्रश्न नहीं, लेकिन व्यास भाष्य में है। और फिर आपका अक्लिष्ट वृत्ति थर्ड में क्या हो जाएगा आपका? किसके साथ? प्रमाण के साथ होती है ये। और अंतराय किसके साथ होगा? अविरति के साथ हो जाएगा ये। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये आपका वही क्वेश्चन है, बस इधर का उधर ऑप्शन। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, अपुण्य, पुण्य, सुख, दुख। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मैत्री किससे करोगे? सुख के साथ करोगे? सुख के साथ, एक ही जगह है। करुणा दुख के साथ, मुदिता पुण्य के साथ, उपेक्षा पुण्य के साथ। वैसे भी अगर डी का नीचे जगह पे 1 के नीचे ही है, तो आपका आंसर भी मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन एक ही जगह डी ऑप्शन सही होता है। शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण, पुण्य कर्म, निष्काम कर्म, पाप कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म। तो आप जानते हो कि जो शुक्ल कर्म होती है क्या होती है? वो पुण्य कर्म होती है। तो 1 के साथ क्या हो जाएगा आपका? कूट भी देख लेते हैं। आपका कृष्ण मतलब पाप कर्म होती है, तो 1 के साथ आपका कर्म हो जाएगा सर, क्या कृष्ण हो जाएगा पाप कर्म। बिल्कुल, शुक्ल पुण्य कर्म, कृष्ण शुक्ल पाप और पुण्य मिश्रित हो जाएगा। बिल्कुल, और शुक्ल निष्काम कर्म हो जाएगा। निष्काम कर्म हो जाएगा, यस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो कितना अच्छा। अब बताओ, अब तो नहीं बोलोगे ना कि हमें न क्या इसमें बहुत डाउट लगता है? कि कोई डाउट नहीं ना, कितना आसान है। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, सूत्रों के संख्या के साथ मैच सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बी। समाधि पाद के साथ 51 सूत्र, साधन पाद के साथ 55, विभूति के साथ भी 55, केवल्य 34। डी ऑप्शन। बिल्कुल। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, गिय वस्तु के तो अभी आया था। अच्छा, ये हो गया था, रिपीट हो गया। ठीक है, इसमें कुछ रिपीट हो गया था। ये भी रिपीट है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्लिष्ट वृत्ति, चित्त भूमि, अक्लिष्ट वृत्ति, अंतराय। सर हो गया ये वाला भी, हो गया। ये हो गया था। ओके, ये भी हो गया था। मैत्री, करुणा, शुक्ल, ये भी हो गया था, रिपीट हो गया।
निम्न में से कौन सा जोड़ा संगत नहीं है, ये बताएं। यम अपरिग्रह, नियम स्वाध्याय, आसन स्तंभ वृत्ति, प्राणायाम दीर्घ सूक्ष्म। जो नहीं है वो बताना है। आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो। सी नहीं है, सी नहीं है। आसन के साथ स्तंभ वृत्ति नहीं है। स्तंभ वृत्ति नहीं, आसन के साथ स्तंभ वृत्ति, बिल्कुल सही। नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा संगत नहीं है, बताओ। सर सेम ही है क्वेश्चन, सेम ही है सर। अच्छा कोई क्वेश्चन है? ओके, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने काफी अच्छे से अपने कूट वाला क्वेश्चन जो योग दर्शन से जो था उसका आपने किया आपने, और बहुत अच्छे से किया। एक दो जगह छोड़ के काफी जगह आप लोगों ने सही किया। अगले क्लास के लिए रेडी रखना कि या तो हठयोग के ग्रंथ पे करेंगे या फिर हम प्राणायाम पे करेंगे, सॉरी प्राणायाम नहीं हो, इसमें उपनिषद पे करेंगे। रेडी रखना, और रेडी नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं, आप रेडी बिना रखे अगर आप सही कर सकते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम के लिए आप हमेशा रेडी मोड पे रहो। ज़्यादा रिवीजन को देखो, मैंने तो कुछ डिक्लेयर पहले किया ही नहीं था। बिना डिक्लेरेशन के आप लोगों ने जितना सही आंसर दिया वही अचीवमेंट है। एग्ज़ाम्स के लिए यही तैयारी है कि आपको तुरंत आप जो कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होती है, और शॉर्ट टाइम में अगर नोटिस में भी अगर एग्ज़ाम होते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और इससे आपका जो लॉजिकल जो एनालिसिस है रीजनिंग का वो काफ़ी अच्छी होती है। हम बात करेंगे हलासन के लिए, यूनिट 10 है। नामकरण ये संस्कृत के हल शब्द से बना है, क्योंकि हल का तरह ये आपका शेप बन जाती है, जिसका अर्थ होता है कृषि में उपयोग होने वाला यंत्र। किसान खेतों की जुताई के लिए ये इसका प्रयोग करता है। इस आसन में शरीर की स्थिति हल की आकृति के समान हो जाती है। हलासन शरीर और मस्तिष्क में ब्रेन के साथ गहराई से इसका प्रभावित करती है, क्योंकि सीएनएस पीएनएस का भी संबंध इसके साथ आ जाती है, इसलिए हलासन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके विधि होते हैं जो प्रोसेस होंगे। विधि में पीठ के बल पहले हम लेट जाते हैं, लेट करके हमारे जो बाजू जो है उसको बाजुओं को बगल में सीधा रखते हैं। दोनों पैरों को धीरे से क्रमशः उत्तान पाद आसन और अर्ध हलासन की स्थिति में लेके आते हैं। कोहनियों को जमीन पर टिका देते हैं और हथेलियों से पीठ का सहारा देते हैं। श्वास को छोड़ते हुए अपनी पीठ और कूल्हों को जमीन से हम धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। सीधी पैरों को धीरे धीरे सिर के ऊपर से जमीन पर ले आते हैं। अपनी दृष्टि नाभि पर लगाए रखते हैं। क्षमता अनुसार धीरे धीरे वापस आते हैं। ये स्टेप्स आप याद रखोगे, लेकिन इसके करने के आप जब करोगे इसमें आपका स्ट्रेचिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका मसल्स का, बाकी सब चीज़ों का कैसे स्ट्रेचिंग है, जितना आपसे संभव हो सके उतना ही आप करोगे, धीरे धीरे आ जाएगा। एक साथ नहीं करने होते, जबर से नहीं करने होते हैं। इनमें किनको नहीं करने होते हैं? उच्च रक्तचाप और हेडेक जिनको है, सिरदर्द है, उनको नहीं करना चाहिए। दस्त में नहीं करेंगे, माहवारी में नहीं करेंगे, उस समय नहीं करना चाहिए। या गर्दन के संबंध में कोई भी विकार होती है तो उसमें आपको नहीं करना चाहिए। फ़ायदा क्या होती है? इसके जितने लाभ है बताया गया है, इस लाभ से ज़्यादा और भी लाभ बहुत होते हैं। इसमें कुछ ही लाभ हमने इंक्लूड किए हैं, तब भी ये लाभ भी बहुत ज़्यादा है। पेट के अंगों और थायराइड को उत्तेजित करता है। तो थायराइड आजकल बहुत बड़ी समस्या है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को होती है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसका स्ट्रेचिंग इस तरह से आती है कि पेट के जो आपका अंग होते हैं उन पर बहुत अच्छा असर करता है। ये तनाव और थकान को काफ़ी कम कर देता है, और इसका पूरा जो वर्कआउट वो पेट के फैट पे होती है, तो पेट के फैट क्या कम हो जाती है, काफ़ी कम करने में बहुत उपयोगी होता है। बाल झड़ने से रोकता है, जो आज की बहुत बड़ी समस्या है, और चेहरे पर एक चमक लाता है। इसके अलावा मधुमेह, बवासीर और गले के रोग में भी लाभप्रद होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टेक्स्ट में लिखी होती है, आपको उसके अकॉर्डिंग करना, आपको बतानी है एग्जाम में। कुछ चीज़ें अपने व्यक्तिगत आपका अनुभव पे आधारित होती है। जैसे मेरा अनुभव है, मुझे ये आसन बहुत ज़्यादा मुझे प्रिय है,
और इससे मुझे आँखों पे बहुत ज़्यादा असर, मतलब बहुत पॉजिटिव असर मुझे मिला, बहुत अच्छा आँखों के लिए मुझे मिला। बुक्स में ये सब चीज़ें लिखी नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकली जब करते तो कई चीज़ें प्रैक्टिकली हमको अलग मिल जाती है। तो इस आसन का, हलासन का मुझे व्यक्तिगत मेरे खुद का जो अनुभव है आँखों के लिए काफ़ी अच्छा मुझे मिला। लेकिन आप एग्ज़ाम्स के लिए उतने लिखोगे जितने की आपका टेस्ट में लिखी होती है। चक्रासन, इसको व्हील पोज भी कहते हैं, वो बोल देते हैं व्हील पोज, लेकिन व्हील और चक्र में थोड़ा सा अंतर तो होती है, लेकिन फिर भी चक्रासन है, आप याद रखोगे। इसे ऊर्ध्व धनुरासन के नाम से भी एक सिनोनिम्स के रूप में जो हम जानते हैं। नामकरण में क्या होती है, चक्रासन शब्द संस्कृत के दो शब्द चक्र और आसन से बना है, यानी कि आसन की पूर्ण स्थिति में शरीर गोलाकार चक्र की भांति बन जाती है। टेक्निक में क्या करेंगे, जब इसको करने के लिए सबसे पहले इसके ये कई तरह से करते हैं, इसमें से हम आपको ये बता रहे हैं, लेकिन इसके करने के और भी कई तरीके हैं। सबसे पहले ज़मीन पर पीठ के बल शवासन में हम लेट जाते हैं, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ऐसा भी होता है कि आप खड़े होकर भी आप चक्रासन में आ सकते हो, लेकिन ये आसान इजी तरीका है। सबसे पहले ज़मीन पर पीठ के बल हम लेट जाते हैं, उसके बाद दोनों पैरों को जो घुटने से मोड़ते हुए कूल्हे के पास लाते हैं, पैरों में आधे से 1 फीट की डिस्टेंस गैप बना रखते हैं। और ये आपका एग्जाम क्वेश्चन बन गया कि चक्रासन में जब हम ज़मीन पे बैठ के, जब हम ज़मीन पर जब हम पीठ के बल जब लेट के उसके बाद जब चक्रासन करते हैं, तो दोनों पैरों के बीच में कितना गैप रखते हैं, तो आधे से 1 फीट की हम गैप रखते हैं। दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़कर जमीन पर इस प्रकार रखते हैं कि अंगुलियां कंधों की मतलब डायरेक्शन पे हो, कंधों की ओर हो। पैरों और कंधों को सीधा रखते हुए कमर, पीठ तथा छाती को हम ऊपर उठाते हैं। अपने दोनों हाथों को पैरों के पास लाने की कोशिश करते हैं, यथासंभव हम इसमें होल्ड करते हैं, रोकते हैं। उसके बाद ऑपोजिट क्रम में, विपरीत क्रम में हम वापस आते हैं। इसके कई, लेकिन ये आसन करने से पहले आपको ऐसे आसन ज़रूर करेंगे जिससे आपका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाए। तुरंत पहले ही मत करें। जैसे आपको अगर धनुरासन आपको अच्छे से आ जाती है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जब भी हम कोई एडवांस आसन करते हैं तो बॉडी का जो पार्ट उसमें इन्वॉल्व होना है उससे कोई दूसरा आसन के द्वारा उसको पहले हम फ्लेक्सिबल कर लेते हैं, उससे बहुत आसान हो जाती है। उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी विकार में न करें। गर्भावस्था में नहीं करना है, मासिक धर्म का समय ये नहीं करना है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इसमें आपका जिस जगह पे बॉडी पे असर पड़ेगा उससे मासिक चक्र का समय या बेबी अगर जो प्रेगनेंसी का समय उस समय प्रेशर पड़ेगा तो नहीं करना चाहिए। ये इनका इसको आप मतलब बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मुख्य बिंदु क्या है कि चक्रासन के लिए हाई बीपी में इसको हम नहीं करते हैं, और बाकी जो प्रेगनेंसी वगैरह में हम नहीं करते हैं। इसके बाद इसका फ़ायदा इसका बहुत है, बहुत इसका लाभ काफ़ी है। ये आसन जो कर लेते हैं इसका मतलब क्या है कि उनका स्पाइनल कॉर्ड काफ़ी लचीला है। और जानते हो आप अच्छे से, आपका बाहर का एज कितना ही हो वो अलग बात है, स्पाइन जितना फ्लेक्सिबल है आप उतने यंग हो। तो रीढ़ की हड्डियों और फेफड़ों में लचीलापन लाता है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाथ और पैर की जो मसल्स होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। पेट की अननेसेसरी जो आपका फैट होती है वो घट जाती है, और स्वप्न दोष से मुक्ति मिलती है। स्वप्न दोष जानते हो, जो स्वप्नों में स्पर्म निकल जाती है उसको स्वप्न दोष कहते हैं, ये वो उसको मुक्ति मिलती है। फिर आपका सर्वांगासन है, स्वप्न दोष मेनली मेल को ज़्यादा होती है। नामकरण में क्या आता है आपका इसमें, सर्वांगासन शब्द सर्व प्लस अंग प्लस आसन 3 से मिलकर बना होता है। इसको जो करते हैं, जो लोग आपका पूरा शीर्षासन नहीं कर पाते, उनको अगर शीर्षासन का बेनिफिट चाहिए तो उनको ये आसन से काफ़ी बेनिफिट मिलती है। इस आसन को करने से शरीर के सभी अंग, जितने भी बॉडी पार्ट होते हैं, उसका एक कंप्लीट व्यायाम की तरह हो जाता है। इसलिए इसको सर्वांगासन कहते हैं, क्योंकि सर्व अंग का ये असर करता है। तो ये आसन क्या कहते हैं, इसको
सर्वांगासन कहते हैं। और जिन लोगों से शीर्षासन नहीं हो पाता तो लगभग शीर्षासन के बहुत सारे बेनिफिट इससे मिल जाते हैं। पीठ के बल लेटकर हम पीठ के बल सीधे लेटकर बाजुओं को बगल में हम सीधा रखते हैं। दोनों पैरों को धीरे से क्रमशः उत्तान पाद आसन और अर्ध हलासन की स्थिति में लाते हैं। कोहनियों को जमीन पर टिकाए तथा हथेलियों से पीठ का सहारा देते हैं। श्वास को छोड़ते हुए अपने पीठ और कूल्हों को जमीन से हम सीधा ऊपर उठाते हैं। दोनों कंधों के सहारे शरीर को सीधा रखते हैं। धड़ और टांगों को एक सिर में रखते हैं। अपनी दृष्टि नाभि पर लगाते हैं। जितना क्षमता है उसके अकॉर्डिंग हम होल्ड करते हैं और फिर धीरे धीरे हम वापस आते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप इसको करते हो तो आप इन्वर्टेड पोज में होते हो, इसलिए हाई बीपी वाले को इन्वर्टेड पोज का आसन हम नहीं कराते हैं या उनको बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं। तो इसलिए जो हाई बीपी के लोग हैं उनको नहीं करना चाहिए, हेडेक में नहीं करना चाहिए। बाकी सब सेम है। दस्त में माहवारी के समय नहीं करना चाहिए। अगर किसी को ग्रीवा यानी गर्दन के संबंधित कुछ आपका परेशानी है तो क्योंकि उसमें प्रेशर आता है तो उस समय भी नहीं करना चाहिए। ये मत्स्यासन के ये आपका पूरक है। इसके आपका पूरक आसन की तरह होता है, ये कम्प्लीमेंट की तरह, तो इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए इसमें। और कुछ बातें और भी इसमें हैं कि मुख्य आपका बातों में कि अगर मान लो कि कोई ऐसा पार्ट होता है बॉडी का, इसमें जितना हम मेंशन करते हैं उसके अलावा भी अगर कोई ऐसा पार्ट होती है जिसमें इन्वॉल्वमेंट है बॉडी का और उसमें कोई चोट है या कोई दिक्कत है तो उसमें हमें नहीं करना चाहिए और खुद ब खुद जो है हमें देखना, इसको हमें अपने हिसाब से उसको ले लेना चाहिए कि जैसे इंसान को दिक्कत ना हो। इसके कुछ लाभ बहुत ज़्यादा हैं। इसके लाभ होती है कि ये थायराइड और पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसकी सक्रियता में वृद्धि करती है। जो थायराइड होती है उसके सक्रियता में काफ़ी वृद्धि करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी हेल्पफुल होती है। दमा और मोटापा जिनको होती है उनको भी लाभदायक होती है। चेहरे पर रक्त प्रवाह से, क्योंकि खून क्या होती है, इन्वर्टेड आसन है। इन्वर्टेड आसन क्या होती है, आपका जो ब्लड का जो फ्लो है उस तरह से आपका नीचे की तरफ आ जाती है। तो क्या होता है, इससे चेहरे के झुर्रियाँ को कापड़ खत्म हो जाती है। हेड पे क्या होती है, रक्त संचार बढ़ने से बाल झड़ना क्या होती है, रुक जाती है। और मासिक धर्म से संबंधित जितने विकार होते हैं वो सारे भी इससे नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा आसन है। ये आपका ये जो आप सर्वांगासन काफ़ी अच्छा आसन है और सर्वांगासन को जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। जिन लोगों को ऐसे हाई बीपी वगैरह इत्यादि नहीं है उनके लिए काफ़ी अच्छा आसन है। फिर आपका आता है इसके बाद का आसन आपका आता है गरुड़ासन के बारे में बात करेंगे। टीटीभासन बात कर लेते हैं। टीटीभासन का अर्थ क्या होती है आपका ये आपका ऊर्ध, मतलब जो आपका टीटीभासन जो होती है इसका एक होती है ऊर्ध। ऊर्ध का मतलब क्या होती है, ऊर्ध का अर्थ होती है, आप कह सकते हैं कि इसका जो टीटी मतलब क्या हो गया आपका, मतलब आपका जो डायरेक्शन कह सकते हो अपर की तरफ होती है। तो इसको जब हम करते हैं, इसे करने से सबसे पहले हम उत्कटासन की स्थिति में बैठते हैं। इसके बाद दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला देते हैं और घुटनों को सीधे रखते हैं। इसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों को हम अपने मतलब ज़मीन पे फर्श पर टिकाते हैं। अब शरीर का पूरा भार कंप्लीट जो वेट होती है वो हथेलियों पर उठाते हुए शरीर को हम ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं। दोनों पैरों को हम तान के सीधे रखते हैं। उसके बाद कुछ होल्डिंग करने के बाद इसको वापस लाते हैं। अगर किसी को कोई चोट होती है कंधे में, कलाई में, कोहनी में, उनको वो इससे परहेज होती है, नहीं करते हैं। शरीर में फ़ायदा ये होता है कि हड्डियों को बहुत मजबूत करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और शारीरिक जो कार्य क्षमता होती है
उससे वृद्धि होती है। और मसल्स जो होते हैं आपका हाथ के, कंधे के, ये सारे आपका काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। जिनको शारीरिक शक्ति से अगर किसी का कमज़ोरी है तो उनको फिलहाल उस समय नहीं करना चाहिए, या कोई मान लो कि कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उनको भी उस समय नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें उनको प्रिकॉशन में रखना चाहिए। आज हमने यहाँ तक किया, कल हम करेंगे गरुड़ासन करेंगे, और गरुड़ासन के बाद आसन का सेक्शन शायद ये ख़त्म हो जाएगा, कुछ और आसन बता देगा, और नटराज आसन गरुड़ासन के बाद। उसके बाद हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम मेडिटेशन के साथ कैसे काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे सोहम की। सोहम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। इसका सोहम की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारे ब्रेन में जो ध्यान में जब हम जाते हैं तो ध्यान में ब्रेन के मतलब मस्तिष्क के 3 केंद्र होते हैं। एक होती है सेरिब्रम, एक होती है सेरिबेलम, एक होती है मेडुला ऑब्लंगाटा। इन सब का मेडुला ऑब्लंगाटा को परम चेतना का स्थान भी कहते हैं। और मेडुला ऑब्लंगाटा का संबंध अभी तक जो मेडिकल साइंस से ढूंढ पाई है उसके साथ आपका हार्ट का और भी कई फंक्शंस का काफ़ी गहरा संबंध होती है। तो ध्यान कैसे ये प्रभावित करती है और किस तरह से हमारा सोच एक पॉजिटिव बन जाती है ध्यान के साथ, इन सब के हम बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में विस्तार से। चलिए, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।